हाँ, ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की श्रृंखला, ये प्लेग पार्ट 2 में हम मेरे ख्याल से ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की ये लास्ट कड़ी है। और इस वीडियो का भी ये प्लेग पार्ट 2 जो है, ये प्लेग का भी ये लास्ट है। तो इसमें हम आपको ये प्लेग पार्ट 2 के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि इसमें भी वैरायटी होती है और ये कई तरह की होती है, ये बताया गया था। ये 3 तरह की होती है और तीनों का नाम आपको बताया गया। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि न्यूमोनिक, ब्यूबोनिक और सेप्टिसिमिक, ये 3 नाम बताए गए थे जो इसकी वैरायटी में आते हैं। तो न्यूमोनिक प्लेग के बारे में तो कल हमने उस पिछली वीडियो में काफ़ी चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे जो इसकी सेकेंड वैरायटी है, ब्यूबोनिक प्लेग। ये ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है? तो ये शब्द होता है ब्यूबो। शब्द क्या होता है? ब्यूबो। क्या आपने सुना? हाँ, ब्यूबो ही शब्द होता है, BUBO, ब्यूबो। ब्यूबो का मतलब होता है जब लिम्फ ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी साइज बढ़ जाती है, तो उसको आमतौर से लोग गिल्टी शब्द का नाम देते हैं। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये जो तमाम लिम्फ ग्लैंड्स हैं, खास तौर से ग्रोइन रीजन की, जिला की और नेक रीजन में ये लिम्फ ग्लैंड्स भारी संख्या में पाई जाती हैं। तो इनमें होता क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये पेनफुल हो जाती हैं। इन्हीं गिल्टीज को या इनलार्ज्ड साइज ऑफ ये लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथि जिसको आप बोलते हैं, उसी को ब्यूबो बोलते हैं। और उसी के नाम पर इस प्लेग की वैरायटी का नाम रख दिया गया, ब्यूबोनिक प्लेग। इसका सडन ऑनसेट होता है, यानी पहले से कोई लक्षण नहीं देता है। एक बार एक संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार होता है, सीवियर हेडेक होता है, बॉडी एक होता है और स्किन जो है उसकी बिल्कुल ड्राई होती है और ये कपकपी होती है और लिम्फ ग्लैंड में सूजन एवं दर्द दिखाई देने लगता है। तो ये तमाम लक्षण इसके एकाएक प्रकट होते हैं। तो ये मालूम होता है कि हाँ, ये व्यक्ति प्लेग का संक्रमित व्यक्ति है और इसमें भी ये ब्यूबोनिक वैरायटी का है, क्योंकि इसकी जो मुख्य पहचान है वो है लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग एवं पेन का होना। इसमें जो लिम्फ ग्लैंड हैं उनमें इनलार्जमेंट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जहाँ स्वेलिंग होगी वहाँ पेन तो होगा ही। उसकी चमड़ी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, त्वचा बिल्कुल ड्राई हो जाती है, लेकिन उसके साथ और क्या होता है, कपकपी देकर के बुखार होता है और सीवियर सरदर्द होता है, लगता है वो फट के गिर जाएगा। तो इस प्रकार के प्लेग में जो भी ये लक्षण आप देख रहे हैं, इनका जो है सडन ऑनसेट होता है। ये एकाएक अपीयर होते हैं और इस तरह की कंडीशन में व्यक्ति चला जाता है। ये जो ग्लैंड हैं, लिम्फ ग्लैंड्स या लसिका ग्रंथि जिनको आप बोलते हैं, उनमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। जहाँ सूजन हो जाएगी वहाँ दर्द तो स्वाभाविक रूप से है। तो ये जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्वाइनल रीजन में, ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन रीजन का मतलब समझते हैं लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एंड अपर पार्ट ऑफ द थाई के मिड की जो एरिया है उसको हम ग्रोइन बोलते हैं या इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिम्फ ग्लैंड्स भारी संख्या में पाई जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक्जिला में भी पाई जाती हैं, नेक में भी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या थोड़ा कम होती है। तो जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और पेनफुल कंडीशन बन जाएगी। तो ये होता है ब्यूबोनिक प्लेग। क्या समझे आप? ब्यूबोनिक प्लेग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्यूबो की वजह से होता है। ब्यूबो क्या है? तो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। ये ब्यूबो अधिकतम संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रोइन रीजन में पाए जाते हैं, यानी एब्डोमेन के लोअर पार्ट में और थाई के अपर पार्ट में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
और इसके अलावा ये गला में भी पाए जाते हैं, नेक रीजन में भी पाए जाते हैं। और इसका जो ऑनसेट है ये एकाएक सडन ऑनसेट होता है। ये काफ़ी सीवियर हाई ग्रेड इसमें फीवर हो जाता है, कपकपी भी होती है। जहाँ फीवर होगा वहाँ सर्द बॉडी एक, ये सब तो कॉन्कोमिटेंट है। इसका स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी और लिम्फ ग्लैंड की स्वेलिंग और पेन की कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि अब ब्यूबो के नाम पर ही हम इसको नाम देते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। अब जो तीसरी वैरायटी इसकी है उसको कहते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। एक टर्म होता है मेडिकल के लोग जानते हैं सेप्टिसीमिया, मतलब ब्लड जो है विषाक्त हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं सेप्टिसीमिया। तो कुछ वही चीज़ यहाँ भी है। ये इसका कोई अलग से पेशेंट नहीं होता है, रोगी नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। ये जब ब्यूबोनिक प्लेग जब बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है तो इसकी जो टॉक्सिटी है वो ब्लड में मिक्सअप होने लगती है और उस व्यक्ति का ब्लड जो है सेप्टिसीमिया में चला जाता है। तो इसी को हम नाम देते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी आपको बताई गई, न्यूमोनिक, ब्यूबोनिक और सेप्टिसीमिया। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ये प्लेग की जो तीन वैरायटी हैं इनका क्यों ऐसा ही नाम रखा गया। तो सब कुछ इसके नाम से मिलता जुलता ही है। थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम बताएं, चर्चा करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड तो हर वायरल बॉर्न डिजीज या बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज में आपको बताई गई है। यहाँ पर भी इंक्यूबेशन पीरियड जो लोग नए ज्वाइन किए होंगे, न्यूकमर होंगे, उनको शायद बताने की ज़रूरत है, तो मैं बता देता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंट्री करता है और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, माने ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग नेचर है उसके इंक्यूबेशन पीरियड का, इसमें वेरिएशन होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया वो है 2 से 7 दिन। माने अगर पहली तारीख को किसी के बॉडी में ये जो प्लेग का बैक्टीरिया है ये एंट्री किया तो 2 दिन तक तो उसे कोई लक्षण नहीं दिखेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन उसके बॉडी में नहीं दिखेगा। वो व्यक्ति अपने को हेल्दी समझता है, स्वस्थ समझता है और वास्तव में से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम फील नहीं करता है। लेकिन कम से कम 2 दिन बाद या अधिकतम 7 दिन बीतते बीतते इस बैक्टीरिया के वजह से जो इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में संक्रमण हुआ है, उसके लक्षण दिखाई देना शुरू करते हैं। तो ये 2 से 7 दिन के बीच का जो इंटरवल है, गैप है, इसी पीरियड को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी एंट्रेंस ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स, ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है, इसी पीरियड को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो बहुत सारे बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज को आपने पढ़ा, सब में अलग अलग तरह के और अलग अलग समय अवधि के ये इंक्यूबेशन पीरियड आपने देखा। लेकिन इस प्लेग के केस में हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन मानते हैं। यानी अधिकतम 7 दिन बीतते बीतते इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और आते भी कैसे हैं? तो एकाएक सडन ऑनसेट, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह से एक बार एक आ जाते हैं, जिसमें हाई फीवर विथ राइगर, सीवियर हेडेक, ड्राई स्किन एंड इन्फ्लेमेशन एंड पेनफुल कंडीशन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, जिनको हम ब्यूबो के नाम से जानते हैं। अब इसकी आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर हम प्लेग का निर्धारण करते हैं। फिर ब्यूबो में भरे हुए द्रव की पैथोलॉजिकल जांच करा के भी और अपने डायग्नोसिस को मैच्योर करते हैं। और क्या करते हैं? तो उस व्यक्ति का ब्लड कल्चर भी करा लेते हैं। और क्या कराते हैं? स्पूटम टेस्ट। जैसा कि न्यूमोनिक में आपको बताया गया था कि इसमें बलगम जो है काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है और ये प्लेग के बैक्टीरिया उस बलगम में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में वहीं पाए जाते हैं
और वो व्यक्ति जब स्पुटम को बाहर निकालता है, कफिंग करता है, तो फिर उसमें से निकल करके ये एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें बिल्कुल पक्का करने के लिए कि वास्तव में ये सामने वाला व्यक्ति ये प्लेग से ही पीड़ित है, प्लेग के ही संक्रमण को झेल रहा है, तो हमें क्या क्या आधार बनाना चाहिए। तो हमें क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर मतलब डायग्नोसिस बनानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, ये जो ब्यूबो होते हैं, जो ये ग्लैंड्स में, जिनको आप वो क्या बोलते हैं, उनमें जो फ्लूइड भरा होता है उसकी पैथोलॉजिकल हम जांच करा लेते हैं, फिर उसके ब्लड का भी कल्चर करा लेते हैं, जांच करा लेते हैं, और उसके स्पुटम यानी बलगम को भी टेस्ट करा लेते हैं। और ये 3-4 तरह की जो ये जांच हैं, टेस्ट हैं, एग्जामिनेशंस हैं, इनके आधार को मिलाते हुए क्लिनिकल लक्षणों को भी इकट्ठा करके और इसके आधार पर हम ये जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति प्लेग से ही पीड़ित है, प्लेग से ही संक्रमित है। अब जानकारी आपको हो ही गई तो फिर आपका कर्तव्य क्या बनता है, अब उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे और कैसे उसको क्योर करेंगे, ठीक करेंगे। तो मैनेजमेंट में बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति या संभावित अगर वो है, सस्पेक्टिव है कि वास्तव में प्लेग पीड़ित है भी कि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, चिकित्सक से किसी योग्य चिकित्सक को दिखाने के बाद उसके राय मशवरा के अनुसार, उसके बताए हुए उपायों के अनुसार, उसके दिशा निर्देश के अनुसार कुछ खास किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं जिनका उपयोग हम 7 से 10 दिन तक करके इस व्यक्ति को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आमतौर से दवाएं यूज होती हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, जेंटामाइसिन हुआ इत्यादि, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट में प्रयोग करके प्लेग के रोगी को ठीक कर लेते हैं। और आज के युग में ये दवाएं इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए ये रामबाण साबित हो रही हैं। पहले के युग में ऐसा नहीं होता था, तो पूरा कम्युनिटी इसके प्रभाव में आ जाती थी और गांव का गांव, टाउन का टाउन, कस्बा का कस्बा वीरान हो जाता था। लोग अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि इस तरह का मॉडर्न ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था, तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब आइए हम जानेंगे इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे और कैसे इससे अपने को बचाएंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट बताया जाता है वो है अर्ली डायग्नोसिस, यानी इस से संक्रमित व्यक्ति की जो ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा है, वो अगर अर्ली स्टेज में ही मालूम हो जाए और हम उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दें और जो बचाव के उपाय बताए गए हैं, प्रिकॉशन, वो सब लेना शुरू कर दें, तो फिर इसको क्योर करना बहुत आसान हो जाता है। और क्या होता है, जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, प्रथम चरण में ही रोग की पहचान हो जाती है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जब शुरू हो जाता है, तो फिर इसके प्रचार प्रसार को रोकने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। और इस तरह से संक्रमित व्यक्ति की समय से चिकित्सा प्राथमिक स्टेज में शुरू कर हम इसको महामारी का ये रूप ले तो फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं और ये महामारी का रूप नहीं ले पाता है, बाकी लोग इससे बच जाते हैं। दूसरा जो बताया गया, आइसोलेशन। जैसा कि जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनमें यह नियम लागू होता है आइसोलेशन का, क्योंकि यह ऐसी बीमारियां हैं, वायरल बॉर्न डिजीजेज या फिर वायरस बॉर्न डिजीजेज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आराम से चली जाती हैं और उसको भी ये अपने संक्रमण में ले लेती हैं, अपना शिकार बना लेती हैं। तो अगर व्यक्ति संक्रमित मालूम हो गया, चिन्हित हो गया, आइडेंटिफाई हो गया,
तो तुरंत बिना विलंब किए हुए उसे हमें एक अलग थलग कमरे में या स्थान पर रख करके उसका ट्रीटमेंट, उसकी देखभाल, उसका रख रखाव हमें करना चाहिए। इससे लाभ ये होता है कि जब इस तरह से हम व्यवस्था करते हैं और वो कम्युनिटी से दूर हो जाता है तो ये इन्फेक्शन उसी तक लिमिटेड होकर रह जाता है, बाकी अन्य लोगों को ये अपना संक्रमण पहुंचाने में विफल हो जाता है और इसको हम इस तरह से कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। तीसरा जो उपाय बताया गया डिसइंफेक्शन, यानी रोगी के बलगम या रोगी के ब्यूबों में जो डिस्चार्ज है उसको हम स्वाब के जरिए कलेक्ट करते हैं, उसका सैंपलिंग करते हैं और वे सारी वस्तुएं जो एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा पिछले दिनों से यूज हो रही थी, प्रयुक्त हो रही थी, तो उनका हम रीयूज करने के लिए या फिर बलगम का निस्तारण करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए, या फिर ब्यूबों का जो स्वाब हम लेंगे तो उनको हम डिस्पोज करें। इसके पहले हमें ये चाहिए कि उन्हें अच्छी तरीके से या जो डिसइंफेक्शन के उचित तरीका बताया गया है उसका प्रयोग करते हुए पहले इन सब वस्तुओं को हमें विसंक्रमित करना होगा, फिर बलगम को भी विसंक्रमित करना होगा, या किसी भी तरह का अगर डिस्चार्ज उसका है तो पहले हमें उसे प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्टेंट के द्वारा विसंक्रमित करना होगा। इसके बाद ही उसका हमें डिस्पोजल या निस्तारण करना चाहिए या उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये जो सामान तरह तरह के वो रोगी व्यक्ति यूज किया हुआ है उसके द्वारा भी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का ये सामान हो सकता है, रास्ता हो सकता है। तो हमें एहतियात के तौर पर उन सारे कंटामिनेटेड वस्तुओं को पहले अच्छी तरीके से विसंक्रमित करना होगा, इसके बाद हम उसका रीयूज कर सकते हैं। चौथा जो उपाय बताई गई वो है वैक्सीनेशन। जैसा कि अब आप देखते आ रहे हैं, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज हो या वायरस बॉर्न डिजीजेज हो, इसमें वैक्सीन का बहुत ही मुख्य रोल है और ये वैक्सीन ही इन महामारियों को आज के तारीख में लिमिटेड करने में, सीमित करने में इनका महत्वपूर्ण रोल सामने आया है। बहुत ही लाभदायक पक्ष है इनका। तो हम इसको वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, तो पता लग गया कि फला कम्युनिटी में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इससे संक्रमित हो चुके हैं तो तुरंत वहां पहुंच करके हमें नोटिफिकेशन करना चाहिए। जो आपके नज़दीक में ये सरकारी हॉस्पिटल या जो भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है वहाँ सूचना देनी चाहिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि उस सेंटर से ये स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम उस कम्युनिटी में पहुँचती है, उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ इसके पेशेंट की उपस्थिति है। तो जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनमें इसका प्रचार प्रसार न हो, उनको तुरंत ये वैक्सीनेशन के द्वारा उनका प्रिवेंशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये वैक्सीन जब लगा देते हैं, यूज कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति इसके संक्रमण से अपने को बचा पाता है। तो आइए वैक्सीनेशन के बारे में हम देखें। तो इसमें एक वैक्सीन आती है जिसका नाम है प्लेग वैक्सीन, यानी वह वैक्सीन जो प्लेग का प्रिवेंशन करे। ये वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यह प्लेग की दवा नहीं है, यह उनके लिए है जो संक्रमित व्यक्ति के टच में हैं, उसके इर्द गिर्द हैं या उसकी देखभाल कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। ये याद रखिएगा कि यह संक्रमित व्यक्ति का इलाज नहीं है वैक्सीन, बल्कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको इससे बचाने का एक तरीका हो सकता है, एक उपाय हो सकती है। तो इस प्लेग वैक्सीन की हम दो डोज यूज करते हैं। 2 डोजेस ऑफ द प्लेग वैक्सीन आर यूज्ड। इसकी 2 खुराक हम यूज करते हैं, यानी पहली खुराक आज आपने लगाया तो उसके 1 या 2 सप्ताह, अधिकतम 2 सप्ताह के बाद फिर हमें दूसरी डोज का यूज करना चाहिए, उसका बूस्टर डोज लगा देना चाहिए। और जिसको ये 2 डोज लग जाएगी फिर ये समझिए कि वो बिल्कुल प्लेग के संक्रमण के लिमिटेशन से बाहर जा चुका है, यानी वो बिल्कुल अब सुरक्षित है, उसे इसके संक्रमण का कोई डर नहीं है, कोई चांस नहीं है। 5वीं जो उपाय बताई गई
वो है कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट क्या है? माने यह एक ऐसे प्राणी होते हैं जो कुतर कुतर करके अपने भोजन का काम करते हैं, भोजन के लिए कुतरते हैं, या जो कुछ भी करते हैं इनका कुतरना ही काम होता है। आपके घर में रजाई गद्दा रखा हुआ है, कापी किताब आपने रैक में रखा हुआ है, तो ये वहाँ पहुँच करके क्या करते हैं, तुरंत उसको कुतरना शुरू करते हैं। खाते नहीं हैं लेकिन उसको नष्ट तो कर देते हैं। तो इस तरह के प्राणी जिनके ऊपर काफ़ी रोवेदार इनकी चमड़ी होती है और ये रेंग करके चलते हैं, इन्हीं को कहते हैं रोडेंट्स। तो इसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए जो रोडेंट्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये पिस्सू पाए जाते हैं जिसको आप फ्लीज का नाम देते हो। तो उनको और इस रोडेंट्स को कंट्रोल करने का जो उपाय बताया गया वो ये है कि चूहों को चूहेदानी में फंसाकर नष्ट करना। यानी चूहों के ऊपर ही वो पिस्सू पाए जाते हैं जिनके द्वारा यह मनुष्यों में पहुंचता है। तो घर में जितने चूहे होंगे सबको आप चूहेदानी में फंसाइए और फंसा करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि वो संक्रमित होते हैं। अगर वो जिंदा रहे तो फिर दूसरे को वो जरूर संक्रमित करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए उन चूहों को डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए और उचित साफ सफाई रखना। घर में अगल बगल ये जो हाइजीन है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उचित साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि गंदी जगहों पर ही ये जानवर पाए जाते हैं। तो ना गंदगी रहेगी न ये जानवर रहेंगे, तो इससे आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर अगली जो उपाय बताए गए, चूहों की बिलों एवं दीवार की दरारों को बंद करना। प्राय घर में इस कोने में उस कोने में चूहे की बिल देखी जाती है, या फिर दीवारों में क्रैकनेस हो जाती है, उसमें लंबी चौड़ी मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं जो इनके छिपने के जगह के रूप में ये यूज करते हैं। तो अगर इस तरह का कहीं मकान के अंदर चूहे की बिल दिख रही हो तो उसको पैक कर दीजिए, या फिर दीवारों में कोई दरार है तो उसको पैक कर दीजिए, ताकि इनके रहने की जगह खत्म हो जाएगी तो ये भग जाएंगे। अगला जो उपाय बताया गया वो है किसी केमिकल के प्रयोग द्वारा चूहों को नष्ट करना। अगर ऐसे नहीं वो भग रहे हैं, चूहेदानी में नहीं फंस रहे हैं, तो फिर तमाम तरह के मार्केट में कीटनाशक मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, उनका छिड़काव कर, उनका प्रयोग कर आप चूहों को नष्ट करके अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। और जो उपाय बताई गई वो है चूहा रोधी मकान या घर का निर्माण करना। चूहा रोधी मकान क्या होता है भाई? वैसा कोई मकान नहीं है जिसमें कोई मटेरियल डाल दिया गया सीमेंट के साथ साथ और वो मकान चूहा रोधी हो गई, यानी चूहा उस मकान में नहीं जाएंगे, ये नहीं हो सकता। कहने का ये मतलब है कि आप ऐसा मकान बनाइए या अपने घर का ऐसा मेंटेनेंस करिए जिसमें चूहों के छिपने की रुकने की जगह न हो। इस तरह की व्यवस्था आप अपने घर में बनाइए, उसी को कहते हैं चूहा रोधी घर। अब जो अगली उपाय बताई गई वो है कंट्रोल ऑफ फ्लीज। यानी ये जो रोडेंट हैं, जैसे गिलहरी हुआ, चूहा हुआ, इनके ऊपर ये जो फ्लीज पाए जाते हैं, पिस्सू जिनको आप बोलते हैं, यह भूरे रंग के छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो इसके बैक्टीरिया को, इसके संक्रमण को एक व्यक्ति से चूहे से व्यक्ति में पहुंचाने में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो इनको करना क्या चाहिए? प्लेग के मुख्य वाहक रैट फ्लीज से बचाव के लिए हमें 10% DDT पाउडर का छिड़काव पूरे घर में कर देना आवश्यक है। पहले तो सरकार के तरफ से ये एक कर्मचारी आता था और सबके घर में अंदर जा करके हर कमरे में ये स्प्रे फॉग मशीन से DDT का छिड़काव करता था। लेकिन वो पता नहीं स्कीम बंद हो गई है या है भी, लेकिन इन व्यवहार में अब वो देखी नहीं जाती है। तो कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं कि 10% DDT का ये पाउडर मार्केट से ले आकर के और पिचकारी का यूज करते हुए या किसी भी इस तरह का सिस्टम हो, फव्वारा हो, उसके द्वारा पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, ताकि ये चूहे और ये रैट फ्ली घर